Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today I have selected for you in the preposition topic behind and after. So today we shall discuss and we shall study about the use of behind and after. So without wasting any time, let's start today's topic and come to the blackboard and take pen, take copy and be ready for study. As usual, you have been reading with me. So today's topic is also very interesting and knowledgeable. जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने बिहाइंड और आफ्टर का प्रयोग लिया है, जो कि बहुत ही ज्ञानवर्धक है और इसका प्रयोग हम करके और इसको यूज करके हम देखेंगे कि इसका प्रयोग कहाँ-कहाँ होता है और इन दोनों में अंतर कहाँ है। अक्सर विद्यार्थी कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम बिहाइंड का प्रयोग कहाँ करेंगे और आफ्टर आफ्टर का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आज हम इन दोनों के माइन्यूट अंतर को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और आई होप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। तो आप लोग आ जाइए, चलते हैं अपने पढ़ाई पे, हम देखते हैं। तो इसमें हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच पर विभाजन सब जो है चल ही रहा है हमारा टॉपिक। और प्रीपोजिशन, जैसा कि हमने बताया है कि प्रीपोजिशन हमारा टॉपिक चल ही रहा है। प्रीपोजिशन में हमारा जो डे है, डे वाइज चल रहा है। आज हमारा पार्ट चलेगा, पार्ट नंबर 8 चल रहा है। कौन चल रहा है? पार्ट नंबर 8 चलेगा। अभी मान चलिए कि आज मेरा लास्ट ही टॉपिक है यह प्रीपोजिशन में। और इसके बाद में कंजक्शन चलाने वाला हूँ, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, तब फिर टेंस हम शुरू करने वाले हैं। और मैं जो मेन जो टॉपिक थे, जो महत्वपूर्ण थे, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, ख़त्म कर दिया है। और फिर बाद में अगर टाइम बचेगा तो हम इसको पढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर क्या है? बिहाइंड एंड आफ्टर, देखिए बिहाइंड BHIND और AFTER। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे या बाद, और आफ्टर का मतलब भी होता है के पीछे या के बाद। दोनों का मतलब होता है बाद, के पीछे या के बाद, या यूं कहिए कि केवल बाद या पीछे। अब इनमें अंतर क्या है दोनों में, देखते हैं। तो पहले मैंने देखिए यहाँ पर लिया है बिहाइंड, क्या लिया है? बिहाइंड। थोड़ा सा इसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिएगा, जब कोई वस्तु स्थिर अथवा रुकी हुई पोजीशन अर्थात स्थिति में हो और और एक दूसरे के पीछे हो, क्या करेंगे हम? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है गाइस। मतलब जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पीछे हो, कोई भी वस्तु हो, चाहे वह लाइफलेस हो, चाहे वह एनिमेटेड हो, मतलब सजीव हो या निर्जीव हो, कोई वस्तु हो जिसके किसी वस्तु के ठीक दूसरा वस्तु पीछे हो और स्थिर अवस्था में हो, मतलब कोई मूवमेंट न हो रहा हो, कोई गतिशीलता न हो रही हो, वह स्थिर अवस्था में हो, तो वहाँ पर क्या करेंगे? हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने लिखा है कि जब कोई वस्तु स्थिर मतलब स्थिर हो अथवा रुकी हुई हो, चाहे स्थिर हो या रुकी हुई हो, पोजीशन में हो, तो और एक दूसरे के पीछे हो, तो क्या करेंगे? हम बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। मैं इसको सेंटेंस में ले लिया, पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब सादा वाक्य में समझाने का प्रयास किया एग्जाम्पल में के द्वारा। जैसे मेरा घर मंदिर के पीछे है। मेरा घर, जैसे कि मेरा घर जो है, कोई मंदिर है, टेम्पल है, उसके पीछे मेरा घर है। अब दोनों स्थिर है, मेरा घर भी स्थिर है और जो टेम्पल है वो भी स्थिर है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मेरा घर मंदिर के पीछे है। तो इसका अनुवाद कैसे बनेगा? माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। क्या लिखा मैंने? माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल। माई हाउस इज बिहाइंड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के पीछे है। दूसरा बात मैंने लिया कि राम का घर पेड़ के पीछे है। राम का घर, वृक्ष है, वृक्ष देखिए वो भी क्या है? स्थिर अवस्था में है, विदाउट मूवमेंट में है, बिना कोई गतिशीलता में है, वह स्थिर अवस्था में है। तो वहां पर भी क्या करेंगे? हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। तो राम का घर पेड़ के पीछे है, तो राम्स हाउस या द हाउस ऑफ राम भी कह सकते हैं। राम्स हाउस, या यहाँ कह सकते हैं कि राम्स हाउस या द हाउस ऑफ राम इज बिहाइंड द ट्री। राम का घर क्या है? पेड़ के पीछे। फिर है नंबर 3 ले लिया एग्जाम्पल मैंने, दुकान कॉलेज के पीछे है। कोई शॉप है, वो कहाँ पर है? कॉलेज। कॉलेज क्या है? स्थिर अवस्था में है, वह बना हुआ कॉलेज है, कॉलेज के पीछे बिहाइंड स्थिति में है। तो यहाँ क्या करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। द शॉप इज बिहाइंड द कॉलेज। मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि स्थिर चीज होने के लिए जहाँ पर स्थिरता हो और एक वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे हो, वहाँ क्या करेंगे? बिहाइंड का प्रयोग करेंगे।
अब हमने यहाँ पर इसका नेगेटिव सेंटेंस भी मैंने सेलेक्ट किया है कि अगर नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना होता है उसको देखते हैं। जैसे कि मैं सीधा इसको इंग्लिश लिख दिया, हिंदी नहीं लिख रहा हूँ। शी इज नॉट सिटिंग द रूम, शी इज नॉट सिटिंग द रूम या द ट्री या द कपबोर्ड। देखिए मैंने सीधा लिख दिया, वह कमरे में हाँ नहीं बैठी हुई है, पेड़ में नहीं बैठी हुई है और अलमारी में नहीं बैठी हुई है, ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर मैं देखिए यूज कर रहा हूँ सी इज नॉट सीटिंग, इसके बाद मैंने क्या प्रयोग किया यहाँ पर, ठीक इसके बाद मैंने प्रयोग कर दिया बिहाइंड, BEHIND। मैं जान करके इसको छोड़ा था ताकि आप लोग को समझ आए। अब जोड़ दिया मैंने, सी इज नॉट सिटिंग बिहाइंड द रूम, सी इज नॉट सिटिंग बिहाइंड द ट्री, सी इज नॉट सिटिंग बिहाइंड द कपबोर्ड। ठीक है, कपबोर्ड उसका अलमारी होता है, ट्री में पेड़ होता है, रूम है, तीनों का एग्जांपल एक साथ सिलेक्ट कर दिया। अगर नहीं आता है तो क्या करेंगे, इज एम आर वाज वेयर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि यू आर नॉट बिहाइंड माई कार। अब देखिए यहाँ पर मैंने बिहाइंड का जिक्र पहले ही कर दिया, यहाँ पर मैंने बाद में लिखा, इसको पहले कर दिया। अब समझना है कि यू आर नॉट बिहाइंड द कार, कार खड़ी है और आप उसके पीछे छिपे हुए हैं। तो अगर उसकी अवस्था में मैंने कहा, जैसे कि चोर सिपाही हम लोग खेलते हैं, हाइड एंड सीक खेलते हैं, तो लुका छिपी का खेल खेलते हैं, तो मान लीजिए कोई कार के व्यक्ति कोई व्यक्ति कार के पीछे छिपा हुआ है या नहीं छिपा हुआ है, तो मैंने कहा नहीं तुम कार के पीछे नहीं हो। यहाँ पर लिखा कि यू आर नॉट बिहाइंड माई कार, तुम मेरी कार के पीछे नहीं हो। फिर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। जब वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए और उसकी सहायक क्रिया उस टेंस का स्ट्रक्चर करते समय सहायक क्रिया का प्रयोग पहले किया जाए, तो क्या करेंगे हम वहाँ सिंगल इंट्रोगेटिव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वाज शी बिहाइंड माई हाउस, क्या हुआ मेरे घर के पीछे थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग गया क्योंकि वाज का प्रयोग पहले हो गया है, मतलब यूज है। दूसरा मैंने एग्जाम्पल ले लिया, वेयर दे बिहाइंड द हिल्स, क्या वे पहाड़ियों के पीछे थे। ठीक है, वेयर दे बिहाइंड द हिल्स, क्या वे पहाड़ियों के पीछे थे। नंबर 8 फिर आया कि वाई वेयर राम एंड श्याम बिहाइंड द वॉल। ठीक है, बिहाइंड द वॉल, BEHIND। आज हमने देखिए यह लिखा। ठीक है, वाई वेयर राम एंड श्याम, फिर मैंने देखिए एरो मार दिया, यहाँ पर मैं बोलकर इशारा करके इसे लिख दे रहा हूँ, जानकर मैंने छोड़ा था ताकि आप लोग को समझ आ जाए। तो वाई वेयर राम एंड श्याम बिहाइंड द वॉल, या वॉल्स कर सकते हैं, वॉल मीन्स का दीवार। ठीक है, राम और श्याम दीवार के पीछे क्यों थे। मैं फिर गाइस बताना चाहूंगा, आप लोग को समझने का प्रयास करिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हेन एनीथिंग which is behind, which is back of the anything of another thing, and the thing which another thing is back is without movement, is in without movement, बिना कोई गतिशील अवस्था में हो, मतलब स्थिर अवस्था में हो, तो क्या करेंगे हम बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। बिहाइंड का मतलब ही होता है पीछे, हाँ पीछे या बाद या पीछे। ठीक है, के पीछे ही होता है, तो आराम से कर सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है। मेरे एग्जाम्पल देकर समझा दिया, परिभाषा दे दिया, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, आफ्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक, टॉपिक बहुत ही बढ़िया है, अगर अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। और हम आफ्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाँ दोस्तों, हम आफ्टर का प्रयोग देखते हैं। क्या देख रहे हैं, आफ्टर का प्रयोग। अब हमने बिहाइंड का प्रयोग देख लिया, अब हम देखते हैं आफ्टर का प्रयोग। आफ्टर का प्रयोग भी हम दो तरह से प्रयोग करते हैं। पहला एक होता है समय के लिए अर्थ में, और दूसरा गति अवस्था में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, गतिशील अवस्था में या गति अवस्था में। तो पहले देखिए समय के लिए क्या होता है, कोई समय की बात जहां पर चर्चा की जाती है तो वहां समय के लिए क्या करते हैं, हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए हमने लिखा एग्जाम्पल में कि सी विल कम आफ्टर अ वीक, सी विल कम वह आएगी एक सप्ताह बाद, आफ्टर अ वीक मतलब एक सप्ताह। मैं डायरेक्ट उसका इंग्लिश लिख दिया। ट्रांसलेशन अगर लिख बनाएंगे ज्यादा आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा कम चलेगा। जब मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा तो ट्रांसलेशन में मैं धुआंधार हिंदी लिखता चला जाऊंगा, आप लोग को अनुवाद करते जाऊंगा। इसलिए मैं कोई एग्जाम्पल बता रहा हूँ या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर है कि सी विल कम आफ्टर अ वीक, वह एक सप्ताह बाद आएगी। फिर दूसरा वाक्य है कि वी वेंट आउट फॉर लंच आफ्टर 1 o'clock, वी वेंट आउट
वी वेंट आउट फॉर लंच, हम लंच के लिए बाहर निकले कब? 1 बजे के पश्चात। आफ्टर का प्रयोग देखिए यहाँ पर भी हुआ, ठीक है, टाइम के लिए भी प्रयोग होता है, यहाँ पर प्रयोग हो गया। फिर क्या है? आई शैल टीच दिस लेसन, मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगा या सिखाऊंगा आफ्टर टुमारो, माने कल के बाद, कल के पश्चात मैं इस पाठ को पढ़ाऊंगा। तो चौथा है कि वी सफर्ड अ लॉट डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन हम लोग क्या किए? दिन के बाद दिन या दिन प्रतिदिन हम लोग क्या किए? सफर्ड, SUFFERED, सफर होता है कष्ट को झेले, हम लोग क्या किए? दिन प्रतिदिन कष्टों को झेले। वी सफर्ड अ लॉट, अलॉट, आप भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे देखिए, अलॉट डे आफ्टर डे, दिन प्रतिदिन, दिनों प्रतिदिन या दिन के बाद दिन, मतलब दिन दिन हम लोग एक एक के बाद एक, दिन प्रतिदिन हम लोग क्या किए? बहुत कष्ट को झेले। और गति अवस्था में देखिएगा, गति अवस्था में क्या होता है? इसको देखिए, गति अवस्था में, ये तो आफ्टर हो गया समय के लिए। गति अवस्था में क्या है? गति अवस्था में होता है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पीछे गतिशील हो। मैंने इसके पहले बताया कि बिहाइंड का प्रयोग कहाँ होता है? जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु को क्या हो? पीछे हो और स्थिर अवस्था में हो, तो आप क्या करते हैं? बिहाइंड का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ आफ्टर का प्रयोग क्या करेंगे हम? ठीक उसी को एडवर्स, ठीक उसी का हम एग्रेंस्ट करेंगे, विलोम बोल रहे हैं कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पीछे या पीछे और गतिशील हो, मतलब एक वस्तु है, दूसरी वस्तु क्या है? पीछे हो, और वह क्या है? गतिशील अवस्था में, मतलब रनिंग में हो, मूवमेंट में हो, गति कर रहा हो, तो क्या करेंगे? वहां पर हम आफ्टर प्रयोग करते हैं। यहाँ मैंने यहाँ पर लिखा कि द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, मतलब कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ रहा था। द डॉग इज रनिंग आफ्टर द कैट, या प्रेजेंट टेंस का प्रयोग कर दिया है मैंने कि द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है, आफ्टर द कैट में बिल्ली के पीछे, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है या दौड़ रहा है। के पीछे के अर्थ में आ गया, के पीछे या के बाद के अर्थ में, ठीक है, के पीछे या के बाद के अर्थ में। यहाँ पर केवल पीछे था बिहाइंड में, और इसको के बाद है के पीछे, मैंने जो जैसे बताया, ये तीनों का मतलब ऐसे ले सकते हैं, या के पीछे के बाद में अभी अर्थ में भी आ सकता है, लेकिन हमेशा बाद में आता है पीछे, यही जानिए। फिर क्या है कि अ पुलिस मैन वाज रनिंग आफ्टर द थीफ, एक पुलिस वाला सिपाही, एक पुलिस का सिपाही जो था, क्या कर रहा था? वह चोर के पीछे भाग रहा था, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था, उसके पीछे पीछे रन कर रहा था। तो यहाँ पे क्या किया गया? हमने यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग कर दिया। आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ आ रहा है। फिर क्या है तीसरा? अब मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोगेटिव में ले लिया मैंने कि वाज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट्स, वाज द कैट, क्या बिल्ली चूहों के पीछे नहीं भाग रही थी, नहीं दौड़ रही थी? या रन मिलता भागना या दौड़ना, ठीक है, या आफ्टर प्रयोग मैंने कर दिया यहाँ पर। तो वाज द कैट नॉट रनिंग आफ्टर द रैट्स। फिर चौथा एग्जाम्पल मैंने लिया। अब थोड़ा सा ये दोनों एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, दोनों एग्जाम्पल क्या है? थोड़ा सा दोनों से एग्जाम्पल देखिए थोड़ा सा अलग है। इसका होता है जहाँ की बात किसी गांव की गांव, शहर के शहर, ऐसा वाक्य अगर आता है जिसके अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गांव का गांव बाढ़ में नष्ट हो गया, शहर के शहर भूकंप में तबाह हो गए, इस तरह से अगर वाक्य आता है, मतलब गांव के गांव, नाउन नाउन के बाद के फिर नाउन आ जाए, ऐसे मतलब वैसी बात आता है, संज्ञा प्लस संज्ञा के अर्थ में। तो सिटी आफ्टर सिटी, देखिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, गांव शहर का शहर क्या हो गया? नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉय स्पेलिंग क्या है? DESTROYED, DESTROYED। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, शहर का शहर क्या हो गया? बर्बाद हो गया। फिर पांचवा एग्जाम्पल मैंने लिया, चौथा हो गया। पांचवा एग्जाम्पल मेरा क्या है कि विलेज आफ्टर विलेज वाज फ्लोड, FLOWED, फ्लोड अवे इन द फ्लड। फ्लड मीन्स क्या होता है? फ्लड मीन्स है बाढ़ है, बाढ़, फ्लड मीन्स है बाढ़। क्या मैंने लिख दिया, लोग को समझ आ गया होगा कि विलेज आफ्टर विलेज वाज फ्लोड अवे इन द फ्लड, गांव के गांव, गांव के गांव वाज फ्लोड मतलब बह गया, बह गए, इन द फ्लड ने बाढ़ में, गांव के गांव क्या हो गए? बाढ़ में बह गए। मैंने बताया ना, शहर के शहर भूकंप में तबाह हो गए। इस तरह से अगर इतने भी वाक्य आएंगे के पश्चात के, मतलब एक के बाद दूसरा वाक्य आता है, वहां भी क्या करते हैं? आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो हमने क्या सीखा? आफ्टर समय के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल मैंने ले लिया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। गद्य अवस्था में मैंने एग्जाम्पल भी लिखा, उसका परिभाषा मैंने लिख दिया, और थोड़ा सा नोट में मैंने बता दिया। यहाँ पर नोट कर सकते हैं इसको, नोट, नोट के अर्थ में
NOTE, नोट के अर्थ में, के आफ्टर के, यहाँ आफ्टर के अर्थ में आ गया, शहर के शहर, गांव के गांव, ठीक है, गांव के गांव, शहर के शहर, ऐसे अर्थ में आता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड, शहर का शहर तबाह हो गया, नष्ट हो गया। विलेज आफ्टर विलेज वाज फ्लोड अवे इन द फ्लड, गांव के गांव बाढ़ में क्या हो गए, बह गए। तो आज का वीडियो गाइस बताइएगा कैसा था मेरा, मैंने कैसे प्रयास किया पढ़ाने का, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्रीपोजिशन टॉपिक मैं आज इसी पर मैं समाप्त कर दे रहा हूँ। आज 8 नंबर था, 8वां नंबर, जैसे मैंने बता दिया पर यूज 8वां नंबर था, ठीक। 35 डे है या 34 डे होगा, आप देख लेंगे वीडियो में, आप थंबनेल अपना देख लेंगे वहाँ पर। तो मैं प्रीपोजिशन को कई दिन से मैं पढ़ा रहा था, प्रीपोजिशन को विधिवत मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके, कहीं दिक्कत हो तो उनको बताइएगा। अब हम कल नेक्स्ट वीडियो जब आने वाला है, थोड़ा सा हम हेल्थ इशू था, इसकी वजह से मैं पर डे थोड़ा सा वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, और मैं डालता रहूँगा वीडियो। आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइबर किए रहेंगे जो नए व्यूवर हैं, तो उनको क्या होगा, नोटिफिकेशन तत्काल पहुँच जाएगा। नोटिफिकेशन पहुँचने से क्या फ़ायदा होगा कि आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आप उसको वीडियो को वॉच कर सकते हैं ओपन करके, और जान जाएंगे कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। जब भी वीडियो अपलोड मैं करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप अच्छे से उसको मस्ती के साथ पढ़ सकते हैं, पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। यह बहुत ही उम्दा मैंने पढ़ाने का प्रयास किया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप इसको प्यास को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मित्रों को सब्सक्राइब भी करने के लिए आह्वान करिए उनको। तो आज का सेशन मेरा यहीं पर समाप्त होता है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।